किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं, जो कि 2011 से 2024 तक के संपूर्ण PYQ, वो भी CTET पेपर 2 यानी SST सोशल साइंस के सभी पेपर। तो आप सभी जाकर ज्वाइन कीजिए। और CDP भी चल रही है साथ साथ में, और इस पर NCERT भी करवा दी गई है। तो आप प्ले लिस्ट जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आप सभी को सब पता चल जाएगा कौन कौन से क्या क्या इस पर पढ़ाई डली हुई है, क्या क्या अपडेट है। तो आप सभी को जरूर पता चलेगा। और आगे जानकारी जानने के लिए, सबसे पहले जानकारी जानने के लिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आप सभी को ये जो भी सूचना या जो भी पेपर डाले जाते हैं, जो भी NCERT, तो आप सभी को पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सभी को भटकना नहीं पड़ेगा कहीं पर, नोटिफिकेशन आएगा और आप ज्वाइन कर लोगे क्लासेस, है ना। तो हमारे अभी प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं, नज़दीकी एग्जाम आने वाला है, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। दिसंबर में हमारा पेपर है और नवंबर निकलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और जहाँ पर हम क्वेश्चन छोड़ते हैं, लास्ट करते हैं, वहीं से आगे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, ना कि बीच में कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, तो ज्वाइन जरूर करें, सभी को शेयर करें। तो चलो आज का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण जो महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है वो कौन है। देखते हैं इनमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे। तो परियोजनाओं और असाइनमेंट के कार्यान्वयन के माध्यम से रटने को समझने के लिए, या स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीक से। ये वाला क्वेश्चन जो मैं करवा रही, ये पिछली क्लास में लास्ट था, तो आगे के क्वेश्चन करना। लेकिन ये मैं क्यों करवा रही, अगर आप सभी ने करा है पिछली क्लास में क्वेश्चन, तो आप जरूर आंसर दे पाओगे, इसलिए करवा रही हूँ। तो चलो देखते हैं। फिर है, स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीक से, या अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से, या फिर स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता और सृजनात्मकता से। तो हमारा क्या पूछ रहा है, वो सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण, सामाजिक विज्ञान होती ना, उसका प्रभावी शिक्षण है, वो महत्वपूर्ण रूप से किससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम बताएंगे किससे जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट और फोर्थ यानी इन दोनों से जुड़ा हुआ है सामाजिक शिक्षण को, यानी परियोजना और असाइनमेंट के कार्यान्वयन के माध्यम से रटने को समझने के लिए, और स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता और सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है महत्वपूर्ण रूप से, है ना। तो हमारा A और D राइट आंसर है, यानी फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन है, वो तो पिछली क्लास में भी करवाया था, इसलिए आप सभी क्लासेस देखिए, क्योंकि उससे लिंक वाइज जुड़े रहते हैं क्वेश्चन और हमें आसानी हो जाती है कोई भी क्वेश्चन लर्न करने में, या फिर कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो थोड़ा सा हमें मदद मिल जाती है, क्योंकि पिछली क्लास में जो डिटेल्स में बताया होगा वो यहाँ हमें मदद दे देता है। तो एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है। एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है। तो कक्षा संबंधी निर्णय सरकार के लिए छोड़ना, कक्षा में अनुशासन संबंधी मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, या स्कूल प्रबंधन और छात्रों के बिना स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे स्थापित करना, या छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। तो जो लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है वो हमें देखना है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करें, तब वो लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की यही जिम्मेदारी अच्छी मानी जाएगी, है ना। तो फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। फिर है, किलपैट्रिक के अनुसार, क्या किलपैट्रिक के अनुसार निम्न में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की कल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाएगी। तो परियोजना विधि, या फिर खेल विधि, या समस्या समाधान विधि, या खोजबीन विधि। तो जो लोकतंत्र की कल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाएगी, वो मानी जाएगी परियोजना, यानी प्रोजेक्ट विधि, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि। तो फर्स्ट ही हमारा राइट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर। यानी फिर विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं। विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं। तो दिल्ली के पुराने किले में बस 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें चित्र, या फिर गदर एक प्रेम कथा चलचित्र फिल्म, गदर फिल्म जो आप सभी जानते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास या नॉवल, या तमस कहानी के उद्धरण। तो हम कौन सा प्राथमिक स्रोत
ला सकते हैं विभाजन विषय पर चर्चा करने के लिए, वो भी कक्षा में। तो हम फर्स्ट लाएंगे, ना कि ये सभी लाएंगे, है ना। तो फर्स्ट ही लाएंगे कि दिल्ली के पुराने किले में वर्ष 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें या चित्र बनाइए। तो यही लाएंगे ना हम चर्चा में, है ना, प्राथमिक स्रोत में। तो फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है। तो छात्र केवल शैक्षिक शिक्षण गतिविधि के अंत में सवाल प्रश्न पूछ सकते हैं, या छात्रों के प्रश्न काल का समय शिक्षक के प्रश्न काल के समय के अनुसार अनुपात में अधिक है, या कक्षा में चर्चा किए गए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना, या शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, हमारा ए छोड़कर, ए नहीं आएगा। क्वेश्चन के अनुसार आप क्वेश्चन देख सकते हो, बेहतर तरीके से कक्षा में जो हमारी सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है, वो फर्स्ट नहीं दर्शाएगा, हमारा दर्शाएगा ये तीनों बी सी डी, यानी शिक्षक के प्रश्न काल के समय के अनुपात में अधिक, यानी प्रश्न दें, क्वेश्चन दें शिक्षक, लेकिन उसकी समय का अनुपात में अधिक बढ़ा दें, है ना। और कक्षा में चर्चा किए गए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना, यानी कोई विषय को चर्चा में लाते हैं तो उसका प्रमाण भी बताते हैं हम, कि उसके अनुसार हम कोई भी चीज़ को लिंक करके बच्चों को समझा देते हैं। फिर है शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार या दृष्टिकोण भी लाना चाहिए। तो हमारा बी सी डी है, तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा बी सी डी, है ना। फिर आगे देखते हैं, मान लीजिए कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं, तो निम्न में से कौन सा अति प्रासंगिक होगा। तो श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित करना, या वेतन पर सरकारी विवरण, या श्रम कानून संहिता, या उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण, क्या उपयुक्त माना जाएगा। तो ये बी सी, क्या ये बी सी, यानी जो अति प्रासंगिक है वो हमारा ए बी सी है, ये तीनों है ना। तो फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या, कथन और कथन ए कथन बी, फिर हम आंसर देंगे क्या सही है, क्या है, व्याख्या है या नहीं है। तो बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। क्या, बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। तो सही नहीं है, क्यों दूर रखना चाहिए, बच्चे को तो और सृजनात्मकता से जोड़ना चाहिए। फिर है बी, शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर बहस एवं चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होगा। राइट, तो हमारा पहला तो गलत ही दिख रहा है अलग ही से, और बी सही। तो हमारा राइट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, तो वो हो जाएगा दूसरा, यानी ये गलत है और वी सही माना जाएगा, इसलिए हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारे यहाँ पर कि कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है। तो कौन सा देखते हैं, तो क्यों भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम है। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संतोषजनक स्तर को प्राप्त कर लिया है, या फिर क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हस्तांतरण और सामाजिक हस्तांतरण आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों, या आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं। 5 तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनसे सरकार लोगों को प्रभावित करती है। तो देखो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो दृष्टिकोण यानी आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है, वो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ये दोनों अवसर प्रदान कर रहे हैं, ना कि सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए और बी। तो वो है हमारा दूसरा, ए और बी दूसरा ही राइट आंसर है। फिर है आगे कि निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोतों के हैं। इनमें से कौन से उदाहरण हैं जो प्राथमिक स्रोतों के हैं। तो चित्र, विश्वकोश, या भाषण, या डायरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए सी डी, ना कि बी। विश्वकोश नहीं है, चित्र, भाषण, डायरिया ये प्राथमिक स्रोतों के हैं, विश्वकोश नहीं है। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा ए सी बी, यानी ए सी डी यानी बी छोड़कर, है ना। फिर है हमारा इसमें फिर ए और बी को पढ़ना है। और सामान्य भ्रांत धारणाओं यानी सामाजिक विज्ञान, हमें पहले पता ही है कि हम सामाजिक विज्ञान के ही क्वेश्चन कर रहे थे, उसी के बारे में अक्सर हमें कोई भी बात करनी तो उसी के बारे में ज़्यादा आएगी इसमें करने के लिए, यानी एसएसटी। तो सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य भ्रांत धारणाओं के संदर्भ में हमें ए और
आर को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। तो सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है और छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतर्वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं। राइट, तो दोनों ही सही है, हमारी दोनों ही सही बर्ताव कर रहे हैं। तो कथन ये यार दोनों सही है और आर्य की व्याख्या भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे, तो इसमें एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग हैं। एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग हैं, तो वे कौन कौन से हैं देखते हैं। इनको क्रम में मिलाना है। यहाँ पर लिखा है देखो, जैसे कि सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम हो सकता है। तो हम इसको क्रम में लगाते हैं, है ना। तो क्रम में लगाएंगे तो फर्स्ट है क्या, पहले विश्लेषण तथा चर्चा, और सेकंड सारांश तथा निष्कर्ष, शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि या वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत या सुझाव। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, है ना। तो पहले हम क्या देखते हैं, तो पहले हम शोध प्रश्नों के लिए एक पृष्ठभूमि खोजेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। फिर है हमारा इसमें वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। फिर है हमारा सुझाव देंगे, है ना, तो सुझाव हो जाएगा हमारा तीसरा, है ना। फिर हम देंगे क्या, सुझाव हो गया, फिर विश्लेषण पर चर्चा भी करना जरूरी होती है ना, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर पर। फिर लास्ट क्या बचता है हमारा, लास्ट आप सभी जानते हो निष्कर्ष, निष्कर्ष हमारा लास्ट में ही आता है, तो 5। तो इस प्रकार से हमारे हो जाएंगे। तो पहले आ जाएगा क्या, सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई, फिर ए, बी लास्ट में आ जाएगा, सॉरी ए सी लास्ट में आ जाएगा, ए सी नहीं ए लास्ट में आ जाएगा, सॉरी अभी कन्फ्यूजन हो गई, 1 मिनट फिर से आपको आंसर सही बता रहे, रुको। तो हम अब सही से लगाते हैं। तो फर्स्ट में हमारा सी आया था, आपको पता है, फर्स्ट सी हो गया। हम पृष्ठभूमि बनाएंगे शोध प्रश्नों के लिए। फिर हो जाएगा हमारा क्या, डी, फिर हम आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे, यानी वर्गीकृत करना, दूसरा हो गया। फिर हो जाएगा हमारा चर्चा करना उस विषय पर, तीसरा हो गया। फिर हो जाएगा हमारा चर्चा करने के बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष हो जाएगा फिर हमारा, तो ये हो जाएगा 4th नंबर पर। फिर लास्ट बचेगा क्या, ई बचेगा लास्ट, लास्ट ई बच रहा ना हमारा, तो सुझाव लास्ट में हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा इस प्रकार से 5। तो पहला है हमारा सी डी ए वी ई, तो इस प्रकार से हमारा तीसरा राइट आंसर है कि सी डी ए बी ई, यानी हमारा फर्स्ट पे सी आ रहा, लास्ट पे ई आ रहा, जो कि इसी में दिख रहा, सी इसमें भी दिख रहा, पर सेकंड नंबर पे बी नहीं आ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। फिर ये आगे, परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है। तो अधिगम प्रतिफल को, या विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को, या प्रस्तुतिकरण को, या शिक्षक के मार्गदर्शन को। तो जो किसे सबसे कम महत्व दिया जाता वो है शिक्षण के मार्गदर्शन को, शिक्षक के मार्गदर्शन को कम महत्व दिया जाता है, तो 4th ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि फिर क्या है कि निम्न प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। तो स्मरण या मूल्यांकन द्वारा, या विश्लेषण, या सृजन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार अध्ययन करेंगे तो मूल्यांकन राइट आंसर है हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे हमारा कि प्रश्नों में कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है। तो हम धरती के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते हैं, कार्य दीजिए। या अंतजनित व बाह्य जनित बल क्या होता है। या वायु की गुणवत्ता खराब क्यों हो रही है, कारण बताइए। तो या फिर सागर का जल नमकीन क्यों होता है, कारण बताइए। तो देखो इनमें से साफ साफ संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है, कौन आंकता है। तो अंतजनित व बाह्य जनित बल क्या होता है, ये आंक देगा। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर देखते हैं आगे। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए। तो बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या जहाँ तक हो सके शारीरिक दंड की उपेक्षा किया जाना चाहिए। कितने गलत दिया गया, परीक्षा केवल पाठ्यक्रम के होने के बाद पूरी होनी चाहिए, ये भी गलत। तो वहाँ बोल रहा विचारणीय होना चाहिए, कौन हो सकता है। इनके क्वेश्चन के अनुसार अच्छे से पढ़ के देखें तो बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाइए, राइट, ये विचारणीय हो सकता है। तो हमारा 4th ही राइट आंसर हो जाएगा, ना कि और। फिर है हमारा आगे। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है।
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए या छात्रों का अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना, या सी है आकलन की बहुविधि रणनीतियों का प्रयोग करना, या फिर आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देशों का प्रयोग करना। तो राइट हो जाएगा हमारा ये और सी। ये और सी वेरी वेरी राइट और इम्पोर्टेंट है, तो हमारा दूसरा सही है ये और सी। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस और सभी को शेयर, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लासेस हैं। और एनसीईआरटी के साथ साथ हमें पेपर्स लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि ऐसे एग्जाम नहीं निकल जा रहे हैं। हम सभी पेपर्स लगाते हैं, हमारे नंबर अच्छे आते हैं उसमें, तब हमारा एग्जाम निकल सकता है। तो हमें दोनों का ही आकलन करना है, एनसीईआरटी की थ्योरी करना है, साथ में हमें पेपर भी लगाना है। तो दोनों करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका पेपर लिखने का आप सोचो ऐसे ही निकल जाएगा, तो नहीं, बहुत मेहनत होती है किसी भी चीज़ को हमें आगे सफलता में बदलने के लिए। तो चलो आज की क्लास ही समाप्त करते हैं। तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वो भी देख सकते हो। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।